नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले मैं आपको वो बात बताऊंगा जो आपको थोड़ी चिंता में डाल देगी। ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में है। कल शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गणपति की पूजा करने क्या चले गए, कई लोगों की नींद उड़ गई, कई लोगों को मिर्ची लग गई। पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के यहां सिद्धि विनायक के दर्शन किए, पूजा की। 30 सेकंड का वीडियो सामने आया, पर 30 घंटे से सियासत हो रही है। लोगों ने राई का पहाड़ बना दिया। यह हैरान करने वाली बात है, कुछ नेताओं ने तो चीफ जस्टिस की इंटेग्रिटी पर सवाल उठा दिए। जो एक सामान्य सा शिष्टाचार था, पूजा पाठ था, उसे जुडिशरी की इंडिपेंडेंस से जोड़ दिया। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को इस बात से प्रॉब्लम हो गई कि उनका केस सुप्रीम कोर्ट में है, अब उन्हें न्याय कैसे मिलेगा। क्या वो ये कहना चाहते हैं कि पीएम के चीफ जस्टिस के घर गणपति पूजा में शामिल होने से चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश रातों रात बायस्ड हो गए? क्या पूजा की थाली घुमाई तो पूरी जुडिशरी संदेह के दायरे में आ गई? ये तो कमाल की बात है। सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल पुराने वकील हैं, लेकिन राजनीति में हैं। उन्होंने इस मामले को सियासी टर्न दे दिया। कपिल सिब्बल ने कहा, चीफ जस्टिस का पीएम को बुलाना तो ठीक है, उन्हें चीफ जस्टिस की इंटेग्रिटी पर भी पूरा भरोसा है, लेकिन प्रधानमंत्री ने वीडियो पब्लिक क्यों किया? अब सिब्बल साहब से कोई पूछे, क्या प्रधानमंत्री ने पहली बार कोई वीडियो पोस्ट किया है? इस मामले में कांग्रेस के नेता बोले तो बीजेपी ने उन्हें याद दिलाया कि मनमोहन सिंह के टाइम पर पीएम हाउस में इफ्तार पार्टी होती थी तो चीफ जस्टिस उसमें जाते थे, तब किसी के पेट में दर्द क्यों नहीं हुआ? इस मामले में प्रशांत भूषण और इंदिरा जयसिंह जैसे वकील भी बोले। इन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन मिश्रा ने करारा जवाब दिया। मनन मिश्रा ने कहा, कुछ गिने चुने वकील हैं जो हर बात को इशू बनाते हैं और प्रधानमंत्री के सीजीआई के यहां जाने से परेशान हैं। लेकिन ये सब इतना सिंपल नहीं है जितना दिखाई दे रहा है। चीफ जस्टिस इंडिया को घेरने की साजिश बहुत सोच समझकर की गई, मिलजुल कर पूरी प्लानिंग के साथ की गई। इसमें पूरा गैंग शामिल है। इस तरह की बयानबाजी करने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि न तो चीफ जस्टिस का पीएम को बुलाना गलत है और न पीएम का उनके घर जाकर गणपति पूजा करना गलत है। न इसमें कानून की अवहेलना हुई, न संविधान की, पर जानबूझकर इसे इशू बनाया गया। क्या यह चीफ जस्टिस पर किसी तरह का प्रेशर बनाने की कोशिश है? क्या यह भारत के मुख्य न्यायाधीश को डराने की कोशिश है? यह समझने के लिए उन सारे बयानों को सुनना जरूरी है जो कुछ नेताओं और पहचान वाले वकीलों ने दिए। यह जानना भी जरूरी है कि दूसरी तरफ से इसे कैसे काउंटर किया गया, तब आपको सारा खेल समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यह दिखा देता हूं कि आज कौन कौन बोला, किसने इसे सियासी मुद्दा बनाया और इस तरह की बयानबाजी करने वालों का मकसद क्या है, उनका इरादे क्या है। यह तो मैंने आपको कल रात आज की बात में ही बताया था कि कैबिनेट की मीटिंग के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देर शाम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के घर गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ महाराष्ट्र से आते हैं, हर साल गणेशोत्सव के दौरान अपने घर में गणपति की स्थापना करते हैं। परंपरा तो यह है कि सभी मित्रों को गणपति के दर्शन के लिए आमंत्रित किया जाता है। इस बार भी जस्टिस चंद्रचूड़ के घर पर गणपति महाराज विराजे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गजानन के दर्शन पूजन के लिए जस्टिस चंद्रचूड़ के घर गए थे। इसका वीडियो भी जारी हुआ, कोई सीक्रेट नहीं था। जैसे वीडियो सामने आया तो हंगामा शुरू हो गया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। चीफ जस्टिस के घर की पूजा में प्रधानमंत्री के शामिल होने को संविधान के लिए खतरा, न्यायपालिका की आजादी के लिए हानिकारक और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे लोगों का दिल तोड़ने वाला करार दे दिया गया। वीडियो को सोशल मीडिया पर घुमा घुमाकर यह साबित करने की कोशिश की गई जैसे चीफ जस्टिस ने गणपति की पूजा के लिए प्रधानमंत्री को अपने घर बुलाकर कोई बड़ा भारी अपराध कर दिया हो, जजेस का कोई कोड ऑफ कंडक्ट है जिसको उन्होंने तोड़ दिया हो। चीफ जस्टिस ने जुडिशरी की स्वतंत्रता को कटघरे में जैसे खड़ा कर दिया हो।
शुरू में तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पर हुई, लेकिन सुबह सबसे पहले उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता संजय राउत कैमरे के सामने आए। संजय राउत ने कहा कि अब उन्हें जस्टिस चंद्रचूड़ से न्याय की उम्मीद नहीं है। चीफ जस्टिस को शिवसेना के मुकदमे से खुद को रिक्यूज कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना में फूट का जो मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें सरकार भी पार्टी है। अब अगर चीफ जस्टिस के घर जाकर प्रधानमंत्री पूजा कर रहे हैं तो जस्टिस चंद्रचूड़ से निष्पक्ष फैसले की उम्मीद कैसे की जा सकती है? संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा, क्योंकि एक पार्टी है उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए, क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा, ऐसा लगता नहीं। अब संजय राउत से कोई पूछे, क्या प्रधानमंत्री की चीफ जस्टिस से मीटिंग सीक्रेट थी? क्या ये रात के अंधेरे में हुई थी? अरे इसका तो वीडियो जारी हुआ था, सारी दुनिया ने देखा। महाराष्ट्र में उद्धव को शिवसेना का कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी के साथ अलायंस है, इसलिए कांग्रेस ने दोस्ती निभाई, संजय राउत का सपोर्ट किया। हालांकि कांग्रेस के नेता विजय वटेडीदार ने शिवसेना के मुकदमे को लेकर कोई बात नहीं की, लेकिन इतना कहा कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव यानी सरकार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, न चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए और प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस के घर जाकर न पूजा पाठ करना चाहिए। जो हुआ वो गलत था। सच तो यह है कि ये संस्था है एक इंडिपेंडेंट है, इसको एक अलग लोगों का विश्वास इस संस्था पर प्रगाढ़ विश्वास है। ऐसी स्थिति में प्राइम मिनिस्टर को जाना क्या उचित है क्या नहीं है, तो ये जनता के जो अभी उनके जनता का जो मत है या जनता उसके ऊपर प्रतिक्रिया दे रही, इससे ही पता चलता है कि वो उचित नहीं था। जब शिवसेना और कांग्रेस के नेताओं ने हमले किए तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तुरंत जवाब दिया। पीयूष गोयल ने कहा, वैसे तो शिवसेना हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो क्या उद्धव की पार्टी के लोग इतना भी नहीं जानते कि गणेश उत्सव के दौरान घर में स्थापित गणपति के दर्शन के लिए सभी को बुलाया जाता है? पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के गणपति पूजन पर सवाल उठाकर उद्धव ठाकरे की पार्टी ने करोड़ों हिंदुओं का दिल दुखाया है। यह साबित कर दिया है कि उनका हिंदुत्व दिखावटी है, नकली है। मेरे घर में भी मैं 32 साल से गणेश जी की स्थापना करता हूं, सभी को बुलाता हूं। आज जो पार्टी अपने आप को हिंदुत्व की पार्टी मानती है, एक फर्जी हिंदुओं की नेतृत्व करती है, जो फर्जी नेता बने हुए हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, शिवसेना उबाटा के नेता आज सवाल जवाब करके करोड़ों हिंदुओं के आस्था के ऊपर चोट पहुंचा रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं विपक्षी पार्टी, विपक्षी नेताओं की, जिन्होंने भारत की आस्था के ऊपर आज टिप्पणी की है। मैं मानता हूं कि ये भारत के उच्च परंपराओं के ऊपर और हमारी जो बहुत गहरी श्रद्धा है, धर्म के प्रति आस्था है, उसके ऊपर ये एक बेबुनियाद विपक्ष का आरोप है।
कुछ महीने पहले कांग्रेस छोड़कर एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए मिलिंद देवड़ा ने भी संजय राउत के बयान को गलत बताया। मिलिंद देवड़ा ने कहा, एक सामान्य सी पूजा पाठ पर, शिष्टाचार की भेंट पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। मिलिंद ने कहा कि पूरा देश गणपति का त्योहार मना रहा है। चीफ जस्टिस ने भी गणपति की स्थापना की है। अगर प्रधानमंत्री उनके घर चले गए, पूजा में शामिल हो गए, तो इसमें कौन सी गलत बात है? जो विपक्ष के लोग हैं, जो शायद गणेश उत्सव और हमारे जो गणेश चतुर्थी है, इसकी परंपरा क्या है उसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं होगी। गणेशोत्सव के दौरान सभी लोग, हम तो अपने विरोधियों के घर पे भी जाते हैं। मैं स्वयं इतने सालों से, इतने दशकों से जिनके घर पे गणपति रहता है, उनके घर पे भी जाते हैं। हर ऐसे धार्मिक त्योहार में इस पर राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। तो मैं मानता हूं कि कल यदि प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणपति दर्शन करने गए थे, तो इसका राजनीतिकरण करना मैं मानता हूं ये उचित नहीं होगा। बहुत ही गंदी राजनीति है। इसके बाद विपक्ष की तरफ से संजय सिंह और मनोज झा जैसे नेता भी बोले। इन लोगों ने कहा कि मोदी पूजा करने गए, यहां तक तो ठीक था, लेकिन वीडियो क्यों जारी किया गया? प्रधानमंत्री कहीं भी जा सकते थे, चीफ जस्टिस के घर ही क्यों गए? इससे न्यायपालिका संदेह के घेरे में आई। इन नेताओं को जवाब दिया बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने। संबित ने कहा, जो लोग आज मोदी के पूजा पाठ पर सवाल उठा रहे हैं, वो शायद 2014 से पहले का इतिहास भूल गए, जब प्रधानमंत्री आवास पर मंत्रियों के यहां इफ्तार पार्टियां होती थी। उस वक्त चीफ जस्टिस इफ्तार पार्टी में जाते थे, प्रधानमंत्री से उनकी गुफ्तगू भी होती थी। वो सब सही था, लेकिन मोदी ने चीफ जस्टिस के घर जाकर गणपति महाराज के दर्शन किए तो गलत हो गया। संबित ने कहा, यह दोगलापन नहीं चलेगा। देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। ये कैसे आपत्ति हो सकती है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच यह पार्थक्यता क्यों है? संबित पात्रा की बात सुनाते समय मैंने आपको तस्वीर दिखाई। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, उस समय के चीफ जस्टिस उनके घर इफ्तार में शामिल हुए थे। चीफ जस्टिस के घर पर गणपति पूजा में प्रधानमंत्री मोदी के शामिल होने को सुप्रीम कोर्ट के कुछ वकीलों ने भी मुद्दा बनाया। राजनीतिक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमले किए, लेकिन कुछ वकीलों ने चीफ जस्टिस को निशाना बनाया। पहला हमला इंदिरा जयसिंह ने किया, एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, चीफ जस्टिस ने न्यायपालिका और कार्यपालिका के सेपरेशन ऑफ पावर से समझौता किया। इंदिरा जयसिंह ने लिखा, चीफ जस्टिस की निष्पक्षता पर अब कोई भरोसा नहीं है। इसके बाद उनके साथी सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा, चीफ जस्टिस ने अपने घर की पूजा में प्रधानमंत्री को बुलाकर सुप्रीम कोर्ट की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है, क्योंकि संविधान में साफ लिखा है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका यानी सरकार से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। चीफ जस्टिस का प्रधानमंत्री को अपने घर इनवाइट करना और जुडिशियल इंडिपेंडेंस के खिलाफ है। इसका असर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी पड़ेगा। बड़ी गंभीर बात उन्होंने कह दी। जिसका जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है वो ये कहता है कि जजों को एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो कि उनके ऑफिस की डिग्निटी से कंसिस्टेंट है। लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि उसकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
ये दो तरह से गलत है। पहली बात तो किसी भी जज को या चीफ जस्टिस को प्रधानमंत्री को अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए किसी भी प्राइवेट फंक्शन के लिए। दूसरी बात कि आप ओपनली एक रिलीजियस फंक्शन जो कि एक धर्म का रिलीजन है, ठीक है, आप प्राइवेटली अपना धर्म प्रैक्टिस करिए, लेकिन पब्लिकली उसको फ्लॉन्ट करना ये गलत बात है, गलत सिग्नल देता है और ये पूरे न्यायपालिका को बिल्कुल गलत सिग्नल पहुंचाएगा। होना ये चाहिए था कि चीफ जस्टिस को ऐसा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए जो कि बाकी न्यायाधीश एम्युलेट कर सकें। यहाँ तो बिल्कुल उल्टा किया जा रहा है। भाजपा वाले तो स्वाभाविक है कि खुश होंगे, उनको तो ये दिख रहा है ना कि इससे ये दिखाई देता है और उनको इम्प्रेशन जाता है कि भाई न्यायपालिका भाजपा के साथ है। बिल्कुल असर पड़ेगा, बिल्कुल असर पड़ेगा। इससे बिल्कुल ये इम्प्रेशन जाएगा कि न्यायपालिका आज स्वतंत्र नहीं है। प्रशांत भूषण न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सवाल उठा रहे हैं। बड़े वकील हैं, वो तो जानते हैं कि संविधान में कहीं यह नहीं लिखा कि प्रधानमंत्री चीफ जस्टिस के घर नहीं जा सकते या चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री से मिलने नहीं जा सकते। प्रशांत भूषण के आरोपों का जवाब दिया बार काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा ने। मनन मिश्रा ने कहा कुछ गिने चुने वकील हैं जो इस मामूली बात को तिल का ताड़ बना रहे हैं। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि चीफ जस्टिस के निजी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नहीं जा सकते। मनन मिश्रा ने कहा सुप्रीम कोर्ट के ज्यादातर वकीलों को इससे कोई दिक्कत नहीं है, बस कुछ जाने पहचाने चेहरे हैं जो हर बात पर विरोध जताते हैं, वही प्रधानमंत्री के सीजीआई के जाने पर परेशान है। अगर प्रधानमंत्री जी हमारे जाके उन्होंने एक पूजा कर लिया, ये सोशल और रिलीजियस फंक्शन था, इसका हमारे आर्टिकल 50 के तहत जो सेपरेशन ऑफ पावर्स की बात हो या कोई पॉलिटिकल मीटिंग की बात हो, किसी जजमेंट को इन्फ्लुएंस करने की बात, ऐसी कोई बात तो है नहीं। आज के युग में जबकि टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है, फेस टाइम पे बात हो सकता है, व्हाट्सएप पे बात हो सकता है, कोई बात करना हो किसी को, मैं इन दोनों की नहीं कर रहा हूँ, किसी को भी बात करना हो तो उसी पे कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं उनके घर के जाके और उसी में कोई बात करें। तो ये बेकार की बात को इतना ज़्यादा इन लोगों ने तूल दे दिया है। अभी सुप्रीम कोर्ट में ही हूँ, अभी हमारी सारे लगभग सीनियर वकीलों से बात हुई और भी वकीलों से, किसी मेंबर को कोई गलत है ये नहीं है। सब कह रहे हैं कि इसमें क्या बुरा हो गया अगर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जाके वहाँ पूजा कर लिए, उनके घर चले गए, तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है कि जिससे कि इनके सिर पे, हाँ कुछ लोगों के सिर पे पहाड़ टूट गया होगा, या हमारे जिन लोगों का, वकील लोगों का नाम आप ले रहे हैं, उनको कुछ एक मसाला चाहिए तो उनको मसाला मिल गया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे। अब चलते रहेंगे तो 4 दिन चलते रहेंगे, लेकिन कोई नोटिस लेता नहीं है इनका। अब इनके साथ इनकी आदत है, इनके मन मुताबिक कोई निर्णय नहीं होगा सुप्रीम कोर्ट से या किसी पर्टिकुलर जज को भी। अब तो ये जजेज को भी अटैक कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया। शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कपिल सिब्बल सामने आए। सिब्बल ने कहा उनको चीफ जस्टिस की पर्सनल इंटेग्रिटी पर पूरा यकीन है, लेकिन शायद चीफ जस्टिस को यह अंदाजा नहीं था कि वो पीएम को बुलाएंगे तो इसका वीडियो बनाकर वायरल किया जाएगा। कपिल सिब्बल ने कहा कि प्रधानमंत्री के चीफ जस्टिस के घर जाने का वीडियो सार्वजनिक होने से एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट की इमेज को धक्का लगा है। I have great respect for the present Chief Justice. I can say without मैं मौजूदा चीफ जस्टिस का बहुत सम्मान करता हूं। मैं इस बात की तस्दीक कर सकता हूं कि निजी तौर पर वो बहुत ईमानदार है, लेकिन जब मैंने वो वायरल क्लिप देखी तो मुझे बहुत सदमा लगा। इसे लेकर मेरे कई एतराज हैं। ऊंचे सार्वजनिक पदों पर बैठे लोगों को एक निजी कार्यक्रम का सार्वजनिक प्रचार नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो राष्ट्रपति हों, प्रधानमंत्री या फिर चीफ जस्टिस हों। मुझे विश्वास है कि हो सकता है चीफ जस्टिस को पता ही ना हो कि ये सार्वजनिक हो जाएगा। प्रधानमंत्री को ऐसे किसी निजी कार्यक्रम में जाने की दिलचस्पी नहीं दिखानी चाहिए थी। सवाल किसी इंसान का नहीं, सवाल यह है कि ऐसी तस्वीरों का लोगों के जहन पर क्या असर होगा। इन तस्वीरों से ऐसी परिचर्चा शुरू हो जाती है जो गैर जरूरी है और जिससे संस्था को नुकसान पहुंचता है। सिब्बल के इस आरोप का जवाब भी काउंसिल के चेयरमैन मनन मिश्रा ने दिया।
मंदन मिश्रा ने कहा यह वीडियो सार्वजनिक करना बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर वीडियो ना आता तो कल को यह इल्जाम भी लगता कि मोदी चोरी चुपके से चीफ जस्टिस के घर गए थे और जाने क्या बात करके आ गए। वो वायरल करना इसलिए भी आवश्यक था कि अगर वो वायरल नहीं किया जाता तब भी ये बहुत बड़ा बवाल उठता कि चुपके से प्रधानमंत्री चले जाते हैं सीजीआई के यहाँ और पता नहीं क्या बात हुई। बात समझ रही हैं? अगर ये वायरल नहीं होता, इसको पब्लिक में नहीं किया जाता, तो और इसको और बड़ा ये कोशिश करते कि उससे भी बड़ा बम फोड़ दें कि बहुत बड़ी बात हो गई, चुपके से बात हो गई, अंदर उनके घर में मीटिंग हुई, क्या हुई। इसके लिए भी आवश्यक था कि इसको बता दिया है पब्लिक को कि भाई पूजा पाठ था, वहां जाके आरती किया, हम पूजा करने गए। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने चीफ जस्टिस के घर प्रधानमंत्री की पूजा को लेकर सवाल उठाए हैं, उन्होंने जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ बहुत नाइंसाफी की है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की ईमानदारी, निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठा इम्पेकेबल है। उनका करियर बेदाग है। अगर प्रधानमंत्री ने उनके घर जाकर पूजा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट गया? जो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि गणेश पूजन के बहाने मोदी ने चीफ जस्टिस के साथ शायद कोई सेटिंग कर ली, उनके कान में पता नहीं कौन सा मंत्र फूंक दिया, क्या ये लोग नहीं जानते कि अगर प्रधानमंत्री को चीफ जस्टिस से मिलना हो, बात करनी हो, कुछ कहना हो, तो उन्हें पूजा का मौका ढूंढने की जरूरत नहीं है। ऐसे अनेक मौके होते हैं जहां ये लोग मिल सकते हैं। हजारों अवसर होते हैं जब प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस कार्यक्रमों में एक साथ होते हैं। कुछ दिन पहले राष्ट्रपति भवन में दोनों एक साथ थे। इसलिए पीएम को चीफ जस्टिस के घर जाने और उसका वीडियो सार्वजनिक करने की क्या जरूरत थी? कपिल सिब्बल का यह कहना कि पीएम ने वीडियो क्यों जारी किया, बचकानी बात है। अगर मोदी वीडियो जारी ना करते तो यही लोग कहते कि मोदी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सीक्रेट मीटिंग हुई। यही लोग कहते कि जब मोदी हर जगह का वीडियो पोस्ट करते हैं तो पूजा का क्यों नहीं किया? क्या चीफ जस्टिस का किसी को अपने घर पूजा के लिए बुलाना इलीगल है? क्या यह संविधान के खिलाफ है? क्या यह कोई मिडनाइट सीक्रेट मीटिंग थी जिसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा किया गया? हकीकत तो है कि जो लोग इसे मुद्दा बना रहे हैं उनका मकसद चीफ जस्टिस पर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर प्रेशर बनाना है। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऐसे इशू पर बोल नहीं सकते, उनकी अपनी मर्यादा है। प्रधानमंत्री इस पर कुछ कहेंगे नहीं क्योंकि उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। इसलिए बयानबाजी करने वालों ने जमकर फायदा उठाया। ये वही लोग हैं जो चुनाव के नतीजे आने से पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बिका हुआ कहते थे और ईवीएम की एक्यूरेसी पर सवाल उठाते थे। ये वही लोग हैं जो आर्मी की विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। ये वही लोग हैं जो मीडिया को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश लगातार करते रहते हैं। ये हर इंस्टीट्यूशन पर सवाल उठाते हैं, हर इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों की बातों को इग्नोर करने के बजाय उन्हें ताकत से काउंटर करने की जरूरत है, करारा जवाब देने की जरूरत है। और इसी तरह का करारा जवाब उन लोगों को भी देने की जरूरत है जो भारत के दुश्मन हैं, विदेश में छुपकर भारत के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार उन्होंने बहाना ढूंढा है वक्फ प्रॉपर्टी कानून में अमेंडमेंट का। इसे लेकर वो मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं और मुसलमानों को यह कहकर डरा रहे हैं कि सरकार मुसलमानों की संपत्तियों पर कब्जा करना चाहती है। इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल जाकिर नायक का वीडियो है जिसमें उसने मुसलमानों से कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार हिंदुस्तान के मुसलमानों को कमजोर करना चाहती है, मुसलमानों के जायदाद पर कब्जा करना चाहती है। इसीलिए वक्फ प्रॉपर्टी बिल जैसा कानून बनाया जा रहा है। मुसलमानों को सड़क पर उतरकर इसका विरोध करना चाहिए। जाकिर नायक एब्सकॉन्डर है, टेरर फंडिंग के केस में उसकी तलाश है। वो भारत से भागकर मलेशिया में छुपा है, वहीं रह रहा है। मलेशिया से एक वीडियो जारी करके जाकिर नायक ने कहा कि अभी तक एक बाबरी मस्जिद ही छीनी गई। अगर वक्फ बिल आया, कानून बना तो न जाने कितनी मस्जिदें, मदरसे, दरगाह और कब्रिस्तान मुसलमानों से छीन लिए जाएंगे। इसलिए अगर मुसलमान खामोश बैठे रहे तो उनकी आने वाली पुश्तें उन्हें कभी माफ नहीं करेंगी।
this Waqf board property is not a public property. It is a private property donated by Muslims, and the Indian constitution has safeguarded the Waqf property. It is so secured and so stable, but unfortunately this anti-Islamic, anti-Muslim government, the NDA, the BJP government, which is run by the Prime Minister Modi, it is trying to usurp, eat the property of the Muslim. Imagine just one mosque, Babri Mosque, a couple of decades earlier, when it was taken away, there was a big hue and cry, there was a big commotion, there was riots. If this bill is passed, there will be thousands of mosques that can easily be taken away from the Muslim Ummah. Thousands of graveyards can be taken away. Even if 5 million, hardly 2.5% of the Muslim of India object, this bill will be stopped. जाकिर नायक का नाम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। उस पर भड़काऊ भाषण और टेरर फंडिंग से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप हैं। एनआईए और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित किया हुआ है। 2017 में वो भारत छोड़कर भाग गया था, तब से वो मलेशिया में रहने लगा है, लेकिन वो आज भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। हालांकि हमारे देश के कई मौलाना भी आजकल वक्फ प्रॉपर्टी बिल के खिलाफ कैंपेन कर रहे हैं। पूरे देश में मस्जिदों से ऐलान किया जा रहा है कि मुसलमान इस बिल का विरोध करें, इसके खिलाफ जेपीसी को अपनी राय भेजें। बाकायदा क्यूआर कोड सर्कुलेट किए जा रहे हैं, जिसे स्कैन करने से प्री ड्राफ्ट बिल सामने आता है, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टी बिल की मुखालफत की बात की गई है। मुसलमानों से कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्यूआर कोड को स्कैन करें, मेल जेपीसी को भेजें। गली मोहल्लों में बाकायदा इसका अनाउंसमेंट किया जा रहा है। इसके बाद भी जब बहुत ज्यादा संख्या में मुस्लिम लोग सामने नहीं आए, तो अब मौलानाओं ने कौम की दुहाई देना शुरू कर दिया। अजमेर दरगाह के खादिम सैयद सरवर चिश्ती ने कहा कि मुल्क में मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। मुसलमानों के घरों, दुकानों और मस्जिदों पर बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन मुसलमान सो रहे हैं। यह खतरनाक है। सरवर चिश्ती ने कहा कि मुसलमान अब भी नहीं जागे तो सब कुछ छिन जाएगा। अफसोस की बात है और हैरत की बात है, इज्जत हमारी तार तार हुई है। घर बुलडोज हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, मस्जिद शहीद की जा रही है, मदारिस शहीद किए जा रहे हैं, दरगाहें शहीद की जा रही हैं, खानकाहें शहीद की जा रही हैं। क्यों सो गए? देखो क्यों सो रहे हो मियाँ, रोड पे तो आना ही पड़ेगा। एक तो वैसे ही तुम लोगों ने बहुत देर कर दी है, बर्दाश्त कर करके जुल्म और ज्यादती सहते हुए। जालिम से बड़ा गुनाहगार वो है जो जुल्म बर्दाश्त करता है। इसके बाद मौलाना अनीस अशरफी ने कहा, नए वक्फ कानून के नाम पर नफरतें बढ़ रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जब मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया तो फिर भारत में कैसी जमीन, कैसा अधिकार। ये बात सही नहीं है, लेकिन सियासी फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। मुसलमानों को घर से निकलना चाहिए, सरकार का विरोध करना चाहिए। आज ये गवर्नमेंट जो करने जा रही है, इसके पीछे हम इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक करते हैं। सीधी सी बात है, हम इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं करते। इस गवर्नमेंट की नीयत पर शक है, और शक किसी लालच का नहीं है कि इसको लालच है कि ये ज़मीन ले ले। शक ये है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड खेल करके इसके ज़रिए से फिर एक बार अपनी हुकूमत करना चाहती है। सबसे बड़ी गलती मैं इसको मानता हूं कि जो रेफरेंडम कराया जा रहा है, इससे हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ती जा रही हैं। वो कह रहे हैं कि देश जब बढ़ गया था, पाकिस्तान ले लिया गया था। हमारे हिंदू भाई कह रहे हैं गलतफहमी का शिकार होकर के कि देश जब बढ़ गया था और मुस्लिम्स ने पाकिस्तान ले लिया था, तो अब काहे की ज़मीन और काहे का मुल्क, ये कह के उनको भड़काया जा रहा है। जब तमाम मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं ने वक्फ बिल को लेकर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए, तो संबित पात्रा ने जवाब दिया। संबित ने कहा कि जो जाकिर नायक देशद्रोही है, कानून से भागा हुआ है, अगर वो मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और कुछ मौलाना उसके चक्कर में फंस रहे हैं, तो ये चिंता की बात है। संबित पात्रा ने कहा, बेहतर होगा मौलाना जाकिर नायक की बात सुनने के बजाय अपनी राय जेपीसी के सामने रखें, क्योंकि जेपीसी सबकी बात सुनेगी और उसके आधार पर बिल में बदलाव करने की सिफारिश भी करेगी। मुझे लगता है इस प्रकार के इंसाइटिंग, इस प्रकार के भड़काऊ बयान किसी को भी नहीं देने चाहिए।
कम से कम देश के अंदर तो मैं अपील करता हूं किसी को भी इस प्रकार के बयान नहीं देने चाहिए। और जहां तक जाकिर नायक का सवाल है, ही इज वन ऑफ द वांटेड क्रिमिनल्स ऑफ इंडिया रिसाइडिंग एल्सवेयर। वो देश से बाहर है, वो एक भगौड़ा है, वो एक वांटेड क्रिमिनल है। और हां, ये बात अलग है कि एक समय था कि जाकिर नायक ने लगभग सोनिया गांधी जी को 50 लाख से अधिक रुपए दिए थे उनके प्रचार प्रसार के लिए, उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो बहुत क्लोज है सोनिया गांधी जी से और राहुल गांधी जी से। मुझे तो शक है कहीं राहुल गांधी अमेरिका से वापस आते आते जाकिर नायक से ना मिल के आए। वक्फ प्रॉपर्टी बिल अभी जेपीसी के पास है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं। जेपीसी तमाम स्टेक होल्डर से बात कर रही है, सबकी बात सुन रही है। मुस्लिम संगठनों के लोगों को भी जेपीसी में बुलाया गया था। 40 से ज़्यादा लोगों ने इस बिल पर मेल के जरिए अपनी राय जेपीसी को भेजी है। इसलिए मौलाना मुसलमानों को भड़काने के बजाय जेपीसी के सामने अपना पक्ष रखें तो बेहतर होगा। लेकिन जब मौलाना और ओवैसी जैसे नेता बिल की खामियां बताने के बजाय सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हैं, मुसलमानों को डराते हैं, तभी जाकिर नायक जैसे देश के दुश्मनों को मौका मिलता है और वो आग लगाने की कोशिश में जुट जाते हैं। मैंने इस बिल का ड्राफ्ट पढ़ा है। उसमें यह कहीं नहीं है कि मुसलमानों की जायदाद छीन ली जाएगी। ये कहीं नहीं लिखा कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी। ये कहीं नहीं लिखा कि वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकार कब्जा कर लेगी। ये बिल सिर्फ वक्फ की प्रॉपर्टी को रेगुलराइज करने, कब्जे खत्म करने और प्रॉपर्टी को लेकर चल रहे विवादों को सुलझाने के लिए है। इसके जिन प्रोविजंस पर मौलानों को एतराज है, उनके बारे में जेपीसी के सामने अपनी राय रखनी चाहिए। और यह कहना कि कानून खराब है क्योंकि सरकार की नीयत साफ नहीं है, यह प्रॉब्लम को सामने देखकर भी उसकी तरफ से आंखें फेरने जैसा है। शिमला का वाकया सबके सामने है, जहां सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद का विरोध हो रहा है, लेकिन वक्फ का दावा है कि यह उसकी प्रॉपर्टी है। जब विवाद बढ़ गया, हजारों लोग सड़कों पर आ गए, तो अब वक्फ बोर्ड ने कहना शुरू कर दिया कि मस्जिद को सील कर दिया जाए। उसके गैर कानूनी हिस्से को वो खुद गिराने को तैयार हैं। आज हिमाचल प्रदेश वक्फ बोर्ड और मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स शिमला के म्युनिसिपल कमिश्नर से मिले। उनको मेमोरेंडम दिया कि संजौली में बनी मस्जिद के अवैध हिस्सों को सील कर दिया जाए और अगर म्युनिसिपल कमिश्नर परमिशन दें तो खुद ही मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने के लिए तैयार हैं। वक्फ बोर्ड के मेंबर मुफ्ती मोहम्मद शफीक कासमी, मस्जिद के मौलवी शहजाद और मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष अब्दुल लतीफ ने अपने मेमोरेंडम में कहा कि मस्जिद के इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर विवाद बढ़ रहा है। चूंकि मामला म्युनिसिपल कमिश्नर के कोर्ट में है, इसलिए वो कमिश्नर से गुजारिश करते हैं कि मस्जिद के जिस हिस्से पर लोगों को एतराज है उसको फिलहाल सील कर दिया जाए और उनको इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने की परमिशन दी जाए। हमने उसमें सिर्फ ये मांग की है कि जितना हिस्सा अवैध है उसको एट परसेंट टाइम जो है बंद कर लिया जाए और जो हिस्सा जिस हिस्से के बारे में ये होगा कि अवैध है कानून के मुताबिक, उस हिस्से को जो है अगर कारपोरेशन चाहेगा तो खुद तोड़ लेगा, अगर कारपोरेशन हमें इजाजत देगा तो हम तोड़ देंगे। प्रेशर इस चीज का नहीं है कि हमें डराया धमकाया गया है, प्रेशर इसका है कि हमने खुद ये देखा अपनी खुली आंखों से कि भाईचारा खराब हो रहा है। हम ये चाहते हैं कि मुल्क का भाईचारा बाकी रहना चाहिए। उनको रोष जो है सिर्फ 4.5 मंजिल मस्जिद से ही है ना, जब जो है वो बंद हो रही है तो मेरे को उम्मीद है कि उनका रोष खत्म हो जाएगा। अगर इस चीज से जरूरत पड़ेगी कि उन भाईचारे से बात की जाए तो बात की जाएगी। भाईचारा बाकी बहरहाल जो है हम उनसे सामान खरीदते हैं, हमारा मजदूर उनके लिए काम करता है, तो उनसे हमें बात करने में क्या दूरी है। इसके बाद इस मामले में इंटरेस्टिंग मोड़ आया। हिमाचल प्रदेश की सरकार के मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो तो 1951 से ही मुसलमानों के कब्जे में है, वो वक्फ की ही है प्रॉपर्टी है। जबकि 4 सितंबर को अनिरुद्ध सिंह ने ही ये मामला विधानसभा में उठाया था। मस्जिद को उन्होंने इलीगल बताया था, उसे तुरंत गिराने की मांग की थी। लेकिन आज अनिरुद्ध सिंह पलट गए, अपने साथी मंत्री विक्रमादित्य के साथ मीडिया के सामने आए, बदले हुए थे। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि सरकार के मीडिएशन के बाद मुस्लिम पक्ष मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को गिराने के लिए तैयार हो गया है,
ये स्वागत योग्य है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि बीजेपी हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब कर रही है, लेकिन मुस्लिम समुदाय ने ऐसी पहल की है जो पूरे देश के लिए मिसाल बनेगी। जो अनिरुद्ध सिंह विधानसभा में लव जिहाद और रोहिंग्या के घुसपैठ का इल्जाम लगा रहे थे, उन्होंने आज कहा कि देश के हर नागरिक को हिमाचल में आकर कारोबार करने का हक है और सरकार उनको सिक्योरिटी देगी, लेकिन वेरिफिकेशन सबका होगा। ये बहुत अच्छी पहल है अमन शांति बनाने के लिए, हम इसका स्वागत करते हैं और सरकार की इंटरवेंशन से ही ये सब कुछ स्वेच्छा से जो है उन्होंने किया है। ये जो उन्होंने खुद तोड़ने की बात करी और सील करने की बात करी है, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, पूरे हिंदुस्तान ने एक मिसाल पेश करी है। मैं ये भी साथ में बोलना चाहूंगा, बहुत बड़ी मिसाल है ये। दूसरों को जो धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, एक दूसरे को लड़ाते हैं, कुछ पार्टियां ऐसी हैं, पहले खुद अपने लोग भेजेंगी और उसके बाद में पूरे हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया के तहत जो है उसका प्रचार करेंगे, गलत प्रचार करेंगे, एंटी प्रचार करेंगे कि जो गवर्नमेंट बैठी है उसके खिलाफ बात करेंगे। उन्होंने जो स्ट्रीट हॉकर्स और वेंडर जो बाहर से आते हैं उनके लिए कानून लाने की बात करी, उसके लिए जो है कैबिनेट सब कमेटी अथवा विधानसभा कमेटी की बात हुई थी, वो भी करी है। कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान से कोई भी शख्स जो है यहाँ आके अपना लाइवलीहुड, अपना परिवार पाल सकता है। उसके जान माल की जिम्मेवारी, उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी हिमाचल प्रदेश सरकार की है। और लेकिन मैं बोलना चाहूंगा जो कानून बनने जा रहा है आगे, जो अमेंडमेंट होने जा रही है, वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो हिमाचल का हो या वो हिमाचल से बाहर का हो, उसकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर होगी। अनिरुद्ध सिंह आज तो कह रहे हैं कि मस्जिद जिस जमीन पर बनी है वो सरकारी नहीं है। ये जमीन 1951 में अहले इस्लाम को सौंप दी गई थी और इस जमीन पर एक मंजिल की मस्जिद बनाने की परमिशन भी दी गई थी। लेकिन 4 सितंबर को इन्हीं अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में क्या कहा था, वो मैं आपको एक बार फिर सुना देता हूं। जमीन जो है, जो उसकी जमीन बताई जा रही है, वो मालिकाना हक जो है हिमाचल प्रदेश सरकार के पास है सर, और उसका सिर्फ कब्जाधारी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बोलूंगा, मैं ये रिपोर्ट लेकर रहा हूं कि वो जो है उनका कब्जा जो है उससे वो जो है खत्म करा जाए। बिना परमिशन के इन्होंने काम शुरू किया 1950-60 जैसे बोरे 2010 में शुरू आया सर, मेरे पास पूरा मैं रिकॉर्ड में यहाँ भी दूंगा। उसके बाद अवैध निर्माण किया गया, विवरण जो है वो उस टाइम जो है 110 स्क्वायर मीटर 2-250 स्क्वायर मीटर मैंने 2500 स्क्वायर फुट का जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन करी गई। उसके बाद 2012 में पुनः सुनवाई हुई सर, उसके बाद भी ये लोग माने नहीं सर, अवैध कंस्ट्रक्शन चलता रहा। क्योंकि 2010 में केस चल रहा था सर, ये नोट करने वाली बात। 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? क्यों नहीं उसको तोड़ा गया उस टाइम? फिर भी सुनवाई कर रहे हैं कि आपने अवैध जो है कंस्ट्रक्शन करी गई। इसके साथ सर आज जो है, आज रिपोर्ट भी मेरे सामने आई है, आज के समय में 590.82 स्क्वायर मीटर मतलब 6357 स्क्वायर फुट सर अवैध बनाया गया, जो बड़ी शर्म की बात है। लोगों को चक्कर मार। और इसके हैरानी वाली बात तो सर ये है, मेरे को हैरानी है कि 2023 को कॉर्पोरेशन को पता चल रहा है कि जिसके खिलाफ जो सुनवाई में आ रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं है। बड़ी शर्म की बात है सर। आप देख सकते हैं, एक हफ्ते पहले अनिरुद्ध सिंह जो कहा था, आज वो उससे पूरी तरह पलट गए, उनका स्टैंड बिल्कुल बदल गया। उस दिन वो सनातन की बात कर रहे थे, बाहरी मुसलमानों को शिमला से बाहर करने की डिमांड कर रहे थे, लेकिन आज मस्जिद को पूरी तरह कानूनी बता रहे हैं। ऐसा बदलाव क्यों आया, इसकी वजह बताई हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विरोधी दल के नेता जयराम ठाकुर ने। जयराम ठाकुर ने कहा कांग्रेस हाईकमान ने अनिरुद्ध ठाकुर को मंत्रिमंडल से निकालने की धमकी दी थी, इसी वजह से उनके सुर बदल गए। जयराम ठाकुर ने कहा कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति ने हिमाचल प्रदेश का माहौल खराब कर दिया। कांग्रेस के एक मंत्री ने बयान दिया, बहुत सारी चीजों का अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है और बहुत सारे लोग यहाँ आ गए हैं, हो सकता है रोहिंग्या आए हो, वहां पर इस तरह का भी जिक्र किया और उनकी वेरिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी बात कही है उनने, उनकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, ये भी बात कही उनने। लेकिन कांग्रेस के ऊपर से हाईकमान की ओर से दबाव आया कि इस मंत्री को मंत्रिमंडल से निकाल दो। अब मंत्री अपनी कुर्सी बचाने के लिए दबाव में मतलब आकर के बदल रहा है, बयान बदल रहा है, कभी बीजेपी को दोषी ठहरा रहा है, कभी किसी को दोषी ठहरा रहा है, उसका कोई मतलब नहीं। और कुल मिलाकर के
मुझे सिर्फ यही कहना है कि कांग्रेस की तो नीति पूरे देश भर में रही है, ये हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति, हम कैसे लाभ ले सकते हैं, राजनीतिक लाभ ले सकते हैं, लेकिन इस सारे मामले को कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में, शांतिप्रिय प्रदेश में बहुत मिसहैंडल किया, जिसके कारण एक तनाव का वातावरण वहां पर बना हुआ है। एक बात तो अच्छी है कि कम से कम मामला सुलझ गया लगता है, अब लोगों को सड़क पर नहीं उतारना पड़ेगा। लेकिन ये सिर्फ एक मस्जिद का मसला नहीं है। शिमला में ऐसी कई मस्जिदें हैं जो अवैध रूप से जमीन पर कब्जा करके बनाई गई हैं। हिमाचल के दूसरे जिलों में भी पिछले कुछ सालों में तमाम नई मस्जिदें बन गई हैं, इसलिए पहली बार शिमला में हजारों लोग सड़कों पर निकले थे। इसका असर आपने देखा। वक्फ बोर्ड संजौली के मस्जिद के कुछ हिस्से को तोड़ने के लिए तैयार हो गया। मंडी में भी एक मस्जिद के गैर कानूनी हिस्से को आज मुसलमानों ने खुद ही गिरा दिया। इससे यह तो साबित हो गया कि शिमला में जो प्रोटेस्ट हुआ, लोगों में जो नाराजगी थी, वो गलत नहीं थी। लेकिन शिमला के प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोगों के मन में अब यह सवाल जरूर है कि सुक्खू सरकार के जो मंत्री अनिरुद्ध सिंह उनके साथ प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, सड़क पर उतरे थे, जिन अनिरुद्ध सिंह ने विधानसभा में संजौली की मस्जिद को गैर कानूनी बताया था, मुख्यमंत्री से मस्जिद को हटाने की मांग की थी, वही अनिरुद्ध सिंह अचानक पलट कैसे गए? वो अचानक मस्जिद को कानूनी क्यों बताने लगे? अब एक खबर उत्तर प्रदेश से आई है। अखिलेश यादव आजकल रोज सुल्तानपुर में डकैती डालने वाले मंगेश यादव के एनकाउंटर को मुद्दा बना रहे हैं। यूपी पुलिस पर जाति देखकर एनकाउंटर के नाम पर हत्या का इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन आज पुलिस ने अखिलेश यादव के एक एक इल्जाम का सबूतों के साथ जवाब दिया। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को एक ज्वेलर के यहां डकैती हुई थी। 1.5 करोड़ से ज्यादा की ज्वेलरी लूटी गई थी। इस केस में पुलिस ने 4 डकैतों को अरेस्ट किया था। एक आरोपी विपिन सिंह ने सरेंडर कर दिया था और मंगेश यादव नाम का एक अपराधी एनकाउंटर में मारा गया था। अखिलेश यादव का इल्जाम है कि पुलिस ने मंगेश को इसलिए मारा क्योंकि वो यादव था। अखिलेश ने आज फिर कहा कि पुलिस ने मंगेश को एक दिन पहले ही घर से उठा लिया था और फिर उसे जंगल में ले जाकर मार डाला और एनकाउंटर की झूठी कहानी गढ़ दी। और अभी जो झूठी कहानी पढ़ी जा रही है एनकाउंटर को लेकर के, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो न जानता हो कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में झूठे एनकाउंटर हो रहे हैं, हत्या की जा रही है। जो मंगेश यादव की हत्या हुई है, गांव से लेकर के आसपास के लोग जानते हैं कि पुलिस रात में आई थी, उठा ले गई, पुलिस उठा करके ले गई एसटीएफ। और सोचिए आप कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था, अमेरिकन टूरिस्ट बैग बताया गया, और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। और उसके घर परिवार के लोगों के, मां का इनको दर्द समझ में नहीं आ रहा, बहन के आंसू नहीं समझ में आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक एक डिटेल गिनवाई, पुलिस पर इल्जाम लगाए, तो आज यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने पूरे सबूत सामने रख दिए। उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से बता दिया कि सुल्तानपुर की डकैती के केस में कितने अपराधी शामिल थे, डकैती की साजिश कैसे रची गई थी, रैकी किसने की थी, दुकान में डकैती डालने कौन कौन गया, डकैती में इस्तेमाल की गई मोटर बाइक्स कहां से चुराई गई। पुलिस ने दुकान के पास लगे सीसीटीवी का वीडियो दिखाया जिसमें मंगेश यादव साफ दिखाई दे रहा है। पुलिस का दावा है कि डकैती से पहले ज्वेलर की दुकान की 2 बार रैकी भी की गई थी। पहली बार 17 जुलाई को और दूसरी बार 13 अगस्त को लुटेरों ने रैकी की थी। रैकी करने वालों में विपिन सिंह, फुरकान, अरबाज, सचिन सिंह और पुष्पेंद्र थे। पुलिस ने रैकी की तस्वीरें भी जारी की और इसके बाद पुलिस ने दूसरा सीसीटीवी फुटेज दिखाया। यह फुटेज उस वक्त का है जब 5 अपराधी दुकान में डकैती के लिए घुसे थे। इसमें भी ब्लू शर्ट में मंगेश यादव दिखाई दे रहा है। उसने हेलमेट पहन रखा है और उसके हाथ में गन है।
पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज की स्टिल पिक्चर्स भी जारी की। जो 4 आरोपी डकैती के केस में पकड़े गए हैं, उन्हें यह फुटेज दिखाकर वीडियो में दिख रहे लोगों की पहचान करवाई गई। पुलिस ने बताया कि जो 5 लोग डकैती के लिए ज्वेलर के यहां पहुंचे थे, उनमें अंकित, अरबाज, फुरकान, मंगेश और अनुज प्रताप सिंह शामिल थे। पुलिस का दावा है कि डकैती डालने के बाद लुटेरे 2 बाइक से भागे थे। ये दोनों बाइक्स जौनपुर से चुराई गई थी। थोड़ी दूर जाकर ये सारे अपराधी बोलेरो गाड़ी में सवार होकर भागे। फिर इन लोगों ने एक पेट्रोल पंप पर गाड़ी में डीजल भरवाया। उस पेट्रोल पंप का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसमें ये अपराधी साफ दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने बताया कि पुलिस के पास पूरे सबूत हैं। पुलिस ने पूरी तफ्तीश के बाद एक्शन लिया है। जहां तक मंगेश यादव का सवाल है, तो जौनपुर से 2 बाइक चुराने में भी मंगेश शामिल था और जिन लुटेरों ने ज्वेलरी शॉप में घुसकर डकैती की, मंगेश उसमें भी शामिल था। इस घटना को कारित करने के लिए 2 मोटरसाइकिल्स को जौनपुर से चोरी किया गया था। इसमें चोरी करने की योजना मंगेश यादव की थी। चोरी में यह व्यक्ति शामिल था। साथ ही अजय उर्फ डीएम भी इस चोरी में शामिल थे। डकैती में जो सीधे शामिल रहे, वो उस दुकान के अंदर घुसे थे, वो थे फुरकान, अनुज प्रताप सिंह, अरबाज, मंगेश यादव और अंकित यादव और शेखर। ये सभी चीज़ें पूरे सीसीटीवी के विश्लेषण, टेक्निकल विश्लेषण, अपराधियों के जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनके पूछताछ से ये सारी बातें क्लियर हुई हैं। चूंकि अखिलेश यादव बार बार दावा कर रहे हैं कि पुलिस ने एक दिन पहले ही मंगेश को घर से उठा लिया था, इसलिए एनकाउंटर फर्जी है। एनकाउंटर के बाद मंगेश की बहन ने भी ये बात कही थी। लेकिन आज यूपी के डीजीपी प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगेश यादव के परिवार वाले गलत बयानी कर रहे हैं। पुलिस ने डकैती के बाद मंगेश के घर जाकर परिवार वालों से पूछताछ की थी। उस वक्त उसकी बहनों और मां ने कहा था कि मंगेश 2-3 महीने से घर नहीं आया है, वो मुंबई में नौकरी कर रहा है। इसमें हमारे पास वीडियो है जब उनकी बहन और माताजी के द्वारा खुद बताया जा रहा है कि वो 3 महीने से यहाँ नहीं है। इसके बाद डीजीपी ने वो वीडियो सामने रखा जिसमें मंगेश की बहन ये कहती हुई दिखाई दे रही है कि मंगेश 2 महीने से घर नहीं आया। अच्छा, कै भाई है आपका? एक ही। क्या नाम है? मंगेश यादव। मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई। मुंबई हैं? कितने दिन से? 2 महीने। 2 महीने से घर नहीं आए? नहीं, अभी नहीं। मंगेश यादव की दूसरी बहन और उसकी मां ने भी माना था कि मंगेश का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। मंगेश यादव 2 बार जेल जा चुका है, लेकिन पहले 2-3 महीने से वो मुंबई में है। इसका वीडियो भी पुलिस ने सुनवाया। यहाँ नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? हमारा नाम प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। प्रिंस यादव। क्या लगती हो मंगेश के? उनकी बहन। मंगेश कै बार जेल गए हैं? सर 2 बार। 2 बार? कहाँ से? सर जौनपुर से एक बार, सुल्तानपुर से। अच्छा, वो खा के मार के यहाँ शहर। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे हो 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ सर। शादी हुआ है उसका? नहीं, शादी। कै लड़के हैं आपके? एक ही लड़का है। सारे सबूत दिखाने के बाद प्रशांत कुमार ने कहा कि पुलिस राजनीतिक बयानों का जवाब तो नहीं दे सकती, लेकिन पुलिस की किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं होती। पुलिस अपराधी की जाति नहीं देखती। आपको वीडियो में दिखा दिया गया, उसमें हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीज़ों को प्रूव करेंगे। हमारी किसी व्यक्ति से क्या रंजिश हो सकती है? राजनीतिक चीज़ों का कोई इस संबंध में जवाब नहीं है। मैं जहाँ तक आरोप की बात है, इसका मैं पूर्णतः खंडन करता हूँ। मैंने पहले भी खंडन किया है। किसी भी व्यक्ति अपराधी के जाति और धर्म देख के कोई कार्रवाई नहीं होती। सुल्तानपुर के एनकाउंटर को लेकर पिछले 2 हफ्तों में जिस तरह का माहौल बनाया गया, उसके बाद बहुत से लोगों के मन में इस एनकाउंटर को लेकर शंका पैदा हुई।
लेकिन यूपी पुलिस ने आज जो सबूत सामने रखे, जो वीडियोस दिखाए, उसके बाद इस बात में शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि पुलिस ने जिन अपराधियों को पकड़ा वो डकैती में शामिल थे। जिस शख्स का एनकाउंटर हुआ वो भी डकैतों के गैंग का मेंबर था। इससे मुझे लगता है कि नेता कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, अपराधियों की जाति के नाम पर सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए। अपराधी की कोई जाति नहीं होती, वो सिर्फ क्रिमिनल होता है। इस तरह के बयानबाजी से अपराधियों का हौसला बढ़ता है और पुलिस का मोराल डाउन होता है। इसलिए अखिलेश यादव को भी अपनी राजनीति करने के तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। कोलकाता के आर्जिकल मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के निर्मम रेप और भयानक मर्डर के मामले में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। ममता बनर्जी ने जूनियर डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया था। डॉक्टर्स ममता के मिलने के लिए सेक्रेटेरिएट तक पहुंचे, लेकिन चीफ मिनिस्टर की मीटिंग में नहीं गए। डॉक्टर चाहते थे कि चीफ मिनिस्टर के साथ मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग हो। सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया था कि डॉक्टर्स के संतोष के लिए मीटिंग का वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, मीटिंग के बाद उन्हें रिकॉर्डिंग दे दी जाएगी, लेकिन डॉक्टर्स लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े रहे। ममता बनर्जी नबन्ना बिल्डिंग के मीटिंग रूम में 2 घंटे तक डॉक्टर्स का इंतजार करती रहीं, लेकिन डॉक्टर्स मीटिंग में नहीं पहुंचे। इससे ममता नाराज हो गई। उन्होंने कहा कि पिछले 1 महीने में इलाज न मिलने के कारण 27 लोगों की मौत हो गई। 7 लाख लोग मरीज हैं जो इलाज के लिए भटक रहे हैं। इसलिए वो चाहती थी कि डॉक्टर से बात हो, डॉक्टर्स काम पर लौटे, लेकिन डॉक्टर्स नहीं आए। ममता बनर्जी ने कहा कि वो उन लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हैं जिन्हें लगा था आज डॉक्टर्स और सरकार के बीच बैठक होगी और इस आंदोलन का हल निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसलिए वो तो इस्तीफा देने को तैयार है। हमारे सरकार के मामाटी मानुषेर सरकार के अनेक असम्मान करा हुआ है। हमारी सरकार का बहुत अपमान हुआ है, बहुत अवमानना हुई है। लोग पीड़िता के लिए न्याय मांगने नहीं आए थे। मुझे उम्मीद है कि लोग समझेंगे कि उन्हें न्याय नहीं, कुर्सी चाहिए। मैं लोगों की खातिर इस्तीफा देने को तैयार हूँ। मुझे कुर्सी नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ कि पीड़िता को न्याय मिले। ब्रेक से पहले मैंने आपको बताया था कि कोलकाता में 1 महीने से आंदोलन कर रहे जूनियर डॉक्टर्स की ममता बनर्जी के साथ आज मीटिंग क्यों नहीं हो पाई, और इसके बाद ममता ने इस्तीफे की पेशकश भी की। लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि उनकी ममता बनर्जी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा नहीं, सिर्फ इंसाफ चाहते हैं और उन लोगों को सजा दिलाना चाहते हैं जिन्होंने इंसाफ के रास्ते में रोड़े अटकाए। हमारा मकसद ये है ही नहीं, हमारा मकसद इंसाफ है। हम जो हमारे 5 डिमांड्स हैं उसमें कहीं भी उनका रेजिग्नेशन तो हमने मांगा नहीं है। हमारा तो डिमांड क्लियर कट है। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ मिले। हम ये चाहते हैं कि इंसाफ के साथ साथ जो इंसाफ में जिन्होंने रुकावट डाली है वो लॉ के अंदर, वो उन्हें कानूनी दायरे के अंदर लाया जाए। ये सिंपल डिमांड है हमारा। ये बात सही है कि कोलकाता के डॉक्टर इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। लोगों की सिंपैथी उनके साथ है। अपनी सुरक्षा को लेकर डॉक्टर्स का डर भी जायज है। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाने की उनकी मांग भी सही है। ममता बनर्जी के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करना उनका हक है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को किसी सियासत के खेल में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें ममता बनर्जी के साथ मीटिंग करने के लिए जाना चाहिए था। कैमरे के सामने बिना लाग लपेट के अपनी बात कहनी चाहिए थी, क्योंकि इससे 2 बातें जुड़ी हैं। एक तो डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से वाकई में मरीजों को परेशानी हो रही है, और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से काम पर लौटने की अपील की है। अब सुप्रीम कोर्ट को यह लगेगा कि डॉक्टर्स जिद पर अड़े हैं और कोई रास्ता नहीं निकालना चाहते। ऐसी परिस्थिति पैदा होने से डॉक्टर्स को बचना चाहिए।